नमस्कार दोस्तों भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में आज तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मतलब आज़ादी के बाद से इतना बड़ा चेंज कभी नहीं देखा गया, क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। ये आप देख सकते हो खबर। ऑटोनॉमी और सेंट्रल कंट्रोल, इसको लेकर डिबेट चल रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर टेबल्स विकसित भारत शिक्षा बिल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बिल है क्या, ये क्या बदल देगा हायर एजुकेशन के अंदर। अगर आप देखोगे आज के डेट में बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो बनाए गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप होती हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए उसमें बाधा आ जाती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री नहीं होती। वो सारे सोल्यूशन बताया जा रहा है कि इस बिल में आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बैच चाहते हैं, जैसे 2026 का हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए जो एसआईपी है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये लाया गया जिसके अंदर ये सारे फीचर्स मिलते हैं, या फिर 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा एक ही बैच के अंदर। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल 2025 ये इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, और उसके अंदर ये प्रपोज किया गया है कि जो भारत का हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके अंदर फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। मतलब हमारे देश का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको जो रेगुलेट करती है हमारी इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें ये बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बिल का एम है टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग, आज के डेट में जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, बाकी जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटर है वो कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेगमेंटेड सिस्टम है, तो यहाँ पर एक सिंगल अम्ब्रेला रेगुलेटर आर्किटेक्चर लाने की कोशिश की जा रही है इन लाइन विद 2020 का। आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसी के लाइन में ये किया जा रहा है। लेकिन ये आने की वजह से अब एक और डिबेट चालू हो गया है कि क्या सरकार सारा कंट्रोल अपने अंडर में ले रही है। ऑटोनॉमी और सेंट्रल कंट्रोल को लेकर डिबेट हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इस बिल की जरूरत क्यों है। देखो, मैं आपको बोल रहा था ना, अभी भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में मल्टीपल स्टैट्यूटरी बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। जो जनरल हायर एजुकेशन होता है उसके लिए यूजीसी आप सब जानते हैं, जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन होता है उसके लिए आईसीटीई है, टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटी है, तो कई सारे हैं यहाँ पर। और इसमें इश्यूज क्या है करंट सिस्टम में कि यहां पर जो मैंडेट है वो काफी ओवरलैप है। एक ही चीज यूजीसी कर रही है, आईसीटी कर रही है, एनसीटी कर रही है, और यहां पर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल काफी ज्यादा है अभी के सिस्टम में। जो फोकस है वो कंप्लायंस पर है रादर देन एकेडमिक क्वालिटी। इनका मेन काम होना चाहिए ना कि हमारे देश में शिक्षा में सुधार हो, हायर एजुकेशन शिक्षा में बढ़ोतरी हो, लेकिन यहां पर सिर्फ कंप्लायंस में ही लगे रहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ये कर रहा है कि नहीं, मतलब इसने ये गड़बड़ तो नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि जो करप्शन वगैरह चीज़ें आपको मिलती हैं ना कि हमें यूनिवर्सिटी सेटअप करना है, यूनिवर्सिटी स्टेटस चाहिए, तो पीछे से पैसा खिला दिया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कई बार सामने आती हैं। यहाँ पर अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा स्लो है, रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये लाया जा रहा है। और 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें स्पेशली इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया था कि हमारे हायर एजुकेशन के लिए एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल एजुकेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो उसको छोड़कर जितने भी चीज़ें आती हैं हायर एजुकेशन में उसके लिए एक सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए। क्लियर सेपरेशन होना चाहिए कि रेगुलेशन एक अथॉरिटी कर रही है, एक्रीडेशन एक कर रही है, और अकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग एक दूसरी अथॉरिटी कर रही है। तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस ये लाने की कोशिश किया जाए, ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया। तो ये जो बिल लाया गया है उसी रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए और ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इस बिल का कोर ऑब्जेक्टिव है कि भारत के हायर एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, आउटकम ओरिएंटेड किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन हो रहा है, एक सिंगल बॉडी आएगी, एक न्यू स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट होगी जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण। मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया ना, यूजीसी, एआईसीटी, एनसी, ये सब हट जाएंगे।
एक सिंगल होगा बॉडी जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण। और इसके अंदर कौन कौन होगा? चेयरपर्सन होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे, एमिनेंट एकेडमिक्स और डोमिनेंट एक्सपर्ट्स इसके अंदर होंगे, गवर्नमेंट के नॉमिनीज होंगे, और जो अपॉइंटमेंट्स है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही करेगी। और इसके अंदर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये है तो एक सिंगल बॉडी विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण, लेकिन इसके अंदर 3 आपका फंक्शनली इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाए जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही बोला गया था ना कि सेपरेशन होना चाहिए, रेगुलेशन कोई और करना चाहिए, एक्रेडिशन कोई और करना चाहिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग कोई और करना चाहिए। ये अगर एक ही बॉडी ये सारी चीजें करती है तो उसमें बहुत इश्यूज आते हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि बनाया तो एक सिंगल बॉडी है विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण, लेकिन इसको 3 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है। एक तो है आपका हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, और तीसरा होगा जनरल एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल। ठीक है, ये पहला आपको एक चीज समझना है। तो अगर मैं पहले की बात करूं यहां पर हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो ये एक सिंगल रेगुलेटर होगा हमारे हायर एजुकेशन के लिए। जैसे मान लो अगर लाइसेंस देना है किसी इंस्टीट्यूशन को, उसको रेगुलेट करना है, तो ये करेगी HERC। गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो HERC करेगी। कमर्शलाइजेशन को रोकना है एजुकेशन को, तो वो ये बॉडी करेगी HERC। अगर मॉनिटरिंग करना है कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, बेसिक नॉर्म्स को फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो ये HERC करेगी। मतलब इट रिप्लेसेस रेगुलेटरी रोल अर्लियर परफॉर्म्ड बाय UGC एंड ICT। ये बॉडी अब से आगे करेगी। फिर दूसरा यहां पर जो लाया गया नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये बेसिकली क्वालिटी को देखेगा, क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन का मेन रोल होगा। एक्रेडिटेशन मतलब किसी का अप्रूवल देना, आपने देखा होगा रैंकिंग निकलती है। बेसिकली जो आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है वो डेवलप किया जाएगा इनके द्वारा। यहाँ पर जो एक्रेडिटेशन एजेंसीज हमारे देश में जो रैंकिंग देती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज ये नंबर 1 पर आया, ये यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर आई, तो उसका जो एजेंसीज फॉलो करती हैं उनको भी एम्पैनल करना, उनको देखना, पब्लिक डिस्क्लोजर करना कि एक्रेडिटेशन का रिजल्ट क्या रहा, किसी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, अगर नहीं दिया गया क्यों नहीं दिया गया, दिया गया तो क्यों दिया गया, तो उसको पब्लिक को बताना उसके बारे में, और साथ ही साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट लगातार उसके लिए काम करते रहना। तो एक्रेडिटेशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड, यहां पर कोई चीज अब छुपी नहीं रहेगी। और जो तीसरा यहां पर ब्रांच बनाया जा रहा है वो है जनरल एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल। देखो ये तो बाहर से चीजें की जा रही है ना, यहां पर क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर चीजें अच्छे से फॉलो हो रही हैं कि नहीं, उसका काम की जिम्मेदारी होगी जनरल एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल की। मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग करना। जैसे मान लो करिकुलम हो गया कि हायर एजुकेशन में BCom में BA में ये क्या पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम कैसा है, क्रेडिट फ्रेमवर्क कैसा है। जैसे आजकल आ गया है ना कि आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो उसमें आपको इतना क्रेडिट मिलेगा, तो वो फ्रेमवर्क सही से कैसे चल रहा है कि नहीं, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड कैसा है जो आपको पढ़ा रहा है, और साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इन सबका इंटीग्रेशन होगा। सो एकेडमिक डिसीजन बेसिकली सेपरेट कर दिया गया रेगुलेटरी कंट्रोल से। मतलब ये रेगुलेटरी कंट्रोल है, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल वो रेगुलेट करेगी, लेकिन यहां पर जो एकेडमिक डिसीजन है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है उसका काम ये होगा। तो ये तीनों जो बॉडीज मैंने आपको बताया ये एक दूसरे को दखल नहीं देंगी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगी। किसके अंदर? विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चीजें लाई जा रही हैं ये किन के ऊपर लागू होगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कवर्ड होंगे। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे IITs NIITs हो गए, एफिलिएटेड कॉलेजेस हो गए, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हो गए, इन सब के ऊपर लागू होगा। यहां पर किसके ऊपर लागू नहीं होगा? मेडिकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन और नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब के ऊपर, क्योंकि ये आपका अलग से उनका जो रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं वो इनको कंट्रोल करेंगी। अच्छा, यहां पर पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होगी? इनफैक्ट बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होने वाला है। इसमें बहुत सिग्निफिकेंट पावर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। पॉलिसी डायरेक्शन देना हो अधीक्षण और काउंसिल्स को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफिशियल्स का करना हो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एंट्री उसका भी अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पावर जो है कि रेगुलेटरी बॉडी, अगर इनमें से 3 मैंने आपको बताया ना, अगर कुछ भी वो बोलते हैं उनका चीजें फेल हो रही हैं लगातार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी वो लागू होगा। और ओवरसाइट भी होगा यहाँ पर थ्रू, क्योंकि इन बॉडीज को
एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, और ऑडिट मैकेनिज्म भी होगा। अच्छा, यहाँ पर पेनल्टीज की भी बात कही गई है। अब यहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगा। जैसे मान लो अगर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नॉन कंप्लायंस है, चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो 10 लाख रुपए से फाइन स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा अगर आप फॉलो नहीं करोगे। अगर आप अप्रूवल के बिना ऑपरेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो 2 करोड़ तक का फाइन है। अगर सीरियस वॉलेशन है तो आपका सस्पेंशन हो सकता है, डिग्री ग्रांटिंग पावर्स भी छीनी जा सकती है। अगर फेक यूनिवर्सिटीज है तब तो तुरंत वो बंद करना होगा। तो इस बार क्या है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले से काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, स्पेशली पेनल्टीज के मामले में। अच्छा, यहां पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन भी करने की कोशिश है इस बिल के थ्रू। यहां पर बोला गया है कि जो एंट्री होगा सिलेक्टेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज का, वो भी अप्रूव किया जाएगा। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो बाहर के देशों में भी अपना कैंपसेस खोल सकेंगे। साथ ही साथ बेसिकली जो भी कुछ हो रहा है वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से अलाइन किया जाएगा। मतलब एम यहां पर यह भी है कि भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाया जाए। अब कितना बनता है नहीं बनता है वो तो समय बताएगा, लेकिन यहां पर एक डिबेट स्टार्ट हो गया है ऑटोनॉमी और सेंट्रल कंट्रोल को लेकर। डिबेट यहां पर यह है, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह है कि देखिए, एक रेगुलेटर की वजह से रेड टेपिज्म कम होगा, क्लियर सेपरेशन होगा फंक्शंस का अलग अलग, उसके अंदर जो 3 ब्रांचेस बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूशंस गेट ग्रेडेड ऑटोनॉमी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और आउटकम बेस्ड रेगुलेशन होगा। ग्लोबल रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज एनहेंस हो सकेंगी। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है कि यहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटीज को, हर एक चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले रही है। जितने भी की अपॉइंटमेंट्स हैं वो सेंटर अपने खुद से कर रही है। जो स्टेट है उनको डर लग रहा है कि फेडरल ऑटोनॉमी को इरोड किया जा रहा है। जो पावर स्टेट के पास होनी चाहिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। इनसफिशिएंट टाइम दिया गया एमपीज को इसको डिस्कस करने के लिए। ऑल्दो मैं बता दूं कि बिल अभी के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। फिर वहां पर जो चीजें निकल कर आएंगी फिर पार्लियामेंट में आएगा और देखते हैं कि ये बिल पास होगा नहीं होगा। लेकिन ये अल्टीमेटली बिल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इसकी वजह से रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन खत्म हो जाएगा हायर एजुकेशन में। जो फोकस है वो कंप्लायंस से शिफ्ट होकर क्वालिटी और आउटकम पे जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रमोट होगा देश में, और ग्लोबलाइजेशन जो है इंडियन एजुकेशन का वो हो सकेगा। लेट्स सी क्या ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, बट आई होप कि इस बिल के बारे में जो काफी चर्चा हो रही थी हायर एजुकेशन बिल को लेकर, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के पहले वुड्स डिस्पैच के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।